स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन ये टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने पहले 3 एविडेंसेस पढ़ लिए हैं। कौन कौन से एविडेंस पढ़े हमने? पहला पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, फिर हमने पढ़ा एनाटॉमिकल एविडेंस और फिर हमने पढ़ा वेस्टिजियल ऑर्गन का एविडेंस। अब हमें चौथा एविडेंस पढ़ना है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ओके, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को पैलेंटोलॉजी मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय पैलियोंटोलॉजी? पैलियोंटोलॉजी, लॉजी मतलब क्या होता है बेटा? आप लोगों को पता है, लॉजी मतलब स्टडी। लॉजी मीन्स स्टडी। जब भी कभी आप लोगों को लॉजी वर्ड आए तो समझ लेना वहां पे स्टडी है। तो यहाँ पे किसका स्टडी है? पैलेंटो मतलब फॉसिल्स का स्टडी। पैलेंटो मतलब किसका? फॉसिल्स का। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी? द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स का स्टडी इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। उसको ही क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है बेटा। तो नाउ व्हाट इज फॉसिल्स? ये फॉसिल्स क्या होता है वो पढ़ेंगे अभी हम। व्हाट इज फॉसिल्स? फॉसिल्स मतलब क्या है तो देखते हैं बेटा, फॉसिल्स मतलब क्या है। तो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गड़ जाते हैं जब डिजास्टर आता है। जब भी कोई डिजास्टर आता है, डिजास्टर जैसे कि फ्लड आ जाता है या फिर अर्थक्वेक आ जाता है, इस प्रकार के कोई भी डिजास्टर आते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है अर्थ सरफेस के नीचे गड़ जाते हैं और उनके जो रिमेन्स है, उनके जो इम्प्रेशंस है वहां पे स्टोर्ड हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं। उसको ही बोलते हैं फॉसिल्स। अंडरस्टैंड? तो चलो देखो, फॉसिल्स की डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? द रिमेनेंट्स ऑन प्लांट्स, रिमेनेंट्स एंड इम्प्रेशन लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। रिमेनेंट्स एंड इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब क्या बेटा? जो उसका जो स्ट्रक्चर बन जाता है, छाप बन जाती है किसी चीज की, उसको बोलते हैं इम्प्रेशन। रिमेनेंट्स एंड इम्प्रेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स कौन से एनिमल्स? रिमेनेंट्स एंड इम्प्रेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which buried under the earth surface, during disaster, जब डिजास्टर होता है क्या नहीं? which buried under the earth surface during disaster। कौन सा डिजास्टर? डिजास्टर like flood, earthquake, etc. etc. इस प्रकार के जो डिजास्टर होते हैं उसमें ये जो है, ये जब ब्यूरिड हो जाते हैं इन दिस वे। ठीक है बेटा। तो उस वक्त के जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं वहां पे, है क्या नहीं? अर्थक्वेक्स रिमेन प्रिजर्व होते हैं। कहाँ पे? अंडर द सरफेस और फिर अंडरग्राउंड। प्रिजर्व अंडरग्राउंड, उसको ही कहते हैं हम लोग फॉसिल। अंडरग्राउंड कॉल्ड फॉसिल, उसको ही क्या कहते हैं हम लोग? कॉल्ड फॉसिल्स। आप लोगों को फॉसिल का मीनिंग समझ में आ गया बेटा? फॉसिल्स मतलब क्या? रिमेनेंट्स। किसके? रिमेनेंट्स एंड इम्प्रेशंस, प्लांट्स और एनिमल्स के। रिमेनेंट्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which buried under the earth surface, जो अर्थ सरफेस के अंदर गड़ गए हैं, दब गए हैं ड्यूरिंग डिजास्टर, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड, कॉल्ड फॉसिल्स। उसको ही बोलते हैं फॉसिल्स। है ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। अब ये फॉसिल ये जो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में ये जो फॉसिल्स का स्टडी किया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू स्टडी द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और इससे हमें बहुत अच्छे एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पहले क्या करना पड़ता है? इसका एज डिटरमाइन करना पड़ता है। इससे फॉसिल्स के जो स्टडी है, स्टडी कर
इसको स्टडी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका एज डिटरमाइन करना पड़ता है। तो फॉसिल के एज को डिटरमाइन करने की 2 मेथड्स है। कौन कौन सी 2 मेथड है? फर्स्ट है कार्बन डेटिंग मेथड एंड सेकंड रिलेटिव मेथड। वैसे और भी अलग अलग मेथड है, लेकिन अपने को बस 2 ही मेथड पढ़नी है, कार्बन डेटिंग मेथड एंड रिलेटिव मेथड। ठीक है बेटा, तो ये कौन सी मेथड है? 2 मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग एज ऑफ फॉसिल्स। 2 methods for determining the age of fossil का एज डिटरमाइन करने की। कौन कौन सी 2 मेथड बोलिए आप लोगों को? फर्स्ट वन इज कार्बन डेटिंग मेथड। इसमें फर्स्ट कौन सी है? कार्बन डेटिंग मेथड। और सेकंड कौन सी है बेटा? सेकंड मेथड है रिलेटिव मेथड। इस प्रकार से ये 2 मेथड को हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डेटिंग मेथड और उसके बाद पढ़ेंगे रिलेटिव मेथड। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। चलो देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट मेथड अपने को पढ़नी है कार्बन डेटिंग मेथड। तो उसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे अच्छे से अभी फिर से लिखती हूँ मैं। अगला पॉइंट इसमें का कार्बन डेटिंग मेथड क्या है। आप लोग क्या कर सकते हैं, बैक जाके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसे लिख सकते हैं, फिर से सुन सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, इसमें से फर्स्ट जो है हम पढ़ेंगे कार्बन डेटिंग मेथड। ये कार्बन डेटिंग मेथड क्या होती है? ये एक टेक्निक है। किसकी टेक्निक? फॉसिल का एज डिटरमाइन करने की। इट इज अ टेक्निक विच इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल। फॉसिल का एज डिटरमाइन करने की टेक्निक। इट इज अ टेक्निक यूज फॉर determining the age of fossil, determining the age of fossil। ओके, यहां तक आप लोगों को समझ में आया बेटा? हाँ, तो बेटा इसमें आगे क्या होता है, जब भी कोई प्लांट या ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो उसके मरने के बाद कार्बन को अंदर लेने की जो प्रोसेस उसकी रहती है वो स्टॉप हो जाती है। कार्बन का बॉडी में जो एंट्रेंस है वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर C12 एंड C14 ऐसे 2 कार्बन होते हैं, C12 एंड C14। दीज आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। तो देखो, ये जो C14 है, इट इज रेडियो एक्टिव। ये कैसा है? रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव। और ये कैसा है? नॉन रेडियो एक्टिव। इट इज अ नॉन रेडियो एक्टिव। ये नॉन रेडियो एक्टिव है। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आया? C12 एंड C14 इनका जो रेशो होता है, ये रेशो चेंज हो जाता है आफ्टर डेथ, मरने के बाद। क्यों? क्योंकि ये जो है ये डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है, इसका क्या होने लगता है? डिकेइंग होने लगता है। ये डिके होने लगता है, डिकम्पोज, डिग्रेड होने लगता है। ये इसकी डिकेइंग होगी तो ये कम होता जाएगा, लेकिन ये जो है कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देयरफॉर जो रेशो है C12 एंड C14 का, वो चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा? चेंज होगा, है कि नहीं बेटा? और इससे अपने को इसका एज डिटरमाइन करते आएगा कि कितना C14 कितना कम हुआ है, मतलब ये कितना पुराना फॉसिल है। इस प्रकार से अपने को इसका एज डिटरमाइन करने में हेल्प होती है। ठीक है, चलो इसको अच्छे से समझ लेते हैं फिर से एक बार कि आफ्टर डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर कंजम्पशन ऑफ कार्बन स्टॉप। ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद उनका कार्बन का कंजम्पशन स्टॉप हो जाता है। इसको ही अब हम लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग। फर्स्ट पॉइंट तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया कि ये क्या है, ये कैसी टेक्निक है। यहाँ पे देखो, आफ्टर डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, आफ्टर डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद कंजम्पशन
कंजम्पशन ऑफ कार्बन स्टॉप्स, कंजम्पशन ऑफ कार्बन स्टॉप्स, ये स्टॉप हो जाता है कि नहीं बेटा? ठीक है। बट डिकेइंग प्रोसेस, जो डिकेइंग प्रोसेस है, डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 रिमेन्स कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है बेटा? ठीक है, रिमेन्स कंटिन्यू, या फिर आप लोग बोल सकते हैं ऑकर्स कंटिन्यूअसली। दिस रिजल्ट्स इन चेंज इन द रेशियो, इससे क्या होगा? थर्ड पॉइंट, दिस रिजल्ट्स इन चेंज इन रेशियो, रेशियो में चेंज आएगा, चेंज इन रेशियो बिटवीन C12 एंड C14, बिटवीन C12 एंड C14, C12 और C14 के रेशियो में क्या होगा? वहां पे चेंज आएगा। ठीक है बेटा? आगे जो अगले पॉइंट में हमें क्या पढ़नी है, इसकी डेफिनेशन। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से, अगर आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है तो बस डेफिनेशन ही लिखना है। ठीक है, बस यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन इट। तो देखो, इट इज ये जो है इसका डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? द टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ प्लांट, प्लांट के डेथ के बाद, द टाइम पास्ट सिंस डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स, सिंस डेथ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, किसी के लिए भी हो सकती है ये, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद जो टाइम पास हो रहा है कैन बी कैलकुलेटेड, उसको क्या किया जाएगा? कैन बी कैलकुलेटेड, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। द टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय मेजरिंग the radioactivity, measuring the radioactivity of C14, by measuring the radioactivity of C14 का रेडियोएक्टिविटी को मेजर करके ये जो टाइम पीरियड है इसको कैलकुलेट किया जाता है बेटा। ठीक है, टू C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी, किसके साथ? टू C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी, प्रेजेंट इन देयर बॉडी, उसको ही क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड, इसको ही क्या कहते हैं बेटा? कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग मेथड, दिस इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग मेथड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे अपना चौथा पॉइंट जो है खत्म होता है। आगे अपने को क्या बोलना है बेटा? क्या लिखेंगे आगे आप लोग अगला पॉइंट में? इट इज डेवलप्ड बाय विलार्ड लिबी, किसने डेवलप किया है? आप लोगों को ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है बेटा, क्योंकि इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू पूछा जाता है। हु डेवलप या फिर डैश डेवलप द कार्बन डेटिंग मेथड, कैसे याद रखेंगे? इट इज डेवलप्ड बाय, क्या डेवलप किया गया? दिस कार्बन डेटिंग मेथड, क्या डेवलप किया गया? दिस कार्बन डेटिंग मेथड, दिस कार्बन डेटिंग मेथड डेवलप बाय, कार्बन डेटिंग मेथड डेवलप बाय विलार्ड लिबी, साइंटिस्ट का नाम है ये विलार्ड लिबी, इस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है। ओके, आखिरी वाला पॉइंट आप लोग क्या याद रखना है? तो ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है, इट इज यूजफुल इन पैलेंटोलॉजी एज वेल एज इन एंथ्रोपोलॉजी। दिस मेथड is useful in paleontology as well as anthropology.
as well as anthropology. Do you know what is anthropology? लॉजी मीन्स क्या है? अगेन स्टडी. किसका स्टडी? यहाँ पे लिख के देती हूं मैं. एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. आप लोगों को ये आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है. एंथ्रोपोलॉजी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है. इट इज लॉजी मतलब क्या आएगा? अगेन स्टडी. स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज. स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट. इनका स्टडी एंथ्रोपोलॉजी में होता है. ठीक है बेटा. एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट. अगर आप लोग इसका दूसरा हिंदी में मीनिंग जानेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको मनुष्य जाति का विज्ञान. हिंदी में मीनिंग क्या आएगा इसका? मनुष्य जाति का विज्ञान. आप लोग चाहो तो लिख सकते हैं. एंथ्रोपोलॉजिकल आसान सा मीनिंग मनुष्य जाति का विज्ञान. ठीक है बेटा. यहाँ पे अपना जो कार्बन डेटिंग मेथड है ये खत्म होती है. अब अपने को सेकेंड मेथड स्टडी करनी जो है रिलेटिव मेथड. आई होप आप लोगों को कार्बन डेटिंग मेथड समझ में आ गई होगी. अगर समझ में नहीं आई है तो फिर से बैक जाके आप लोग समझ सकते हैं इसको. ठीक है बेटा. चलो सेकेंड मेथड देखते हैं, रिलेटिव मेथड. व्हाट इज रिलेटिव मेथड? ये रिलेटिव मेथड क्या होती है? इसका जो फिगर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कार्बन डेटिंग मेथड पे भी क्वेश्चन आता है. एक्सप्लेन कार्बन डेटिंग मेथड, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है बेटा. तो ये भी अच्छे से कर लेना है. और ये जो सेकंड मेथड है इस पे आप लोगों को फिगर पूछी जाती है. रिलेटिव मेथड. एक फिगर के जरिए हम इसको समझ लेंगे रिलेटिव मेथड को क्या होता है. तो देखो यहाँ पे जो ग्राउंड का स्ट्रक्चर है उसका डायग्राम दिया गया है. उसमें किस प्रकार से फॉसिल्स होते हैं. इस प्रकार से हम ये इसको ऐसे यहाँ पे एक लाइन खींच के बनाएंगे. मस्त फिगर. देखो आप लोगों को भी ये फिगर बनाते आनी चाहिए. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बड़ी आसान सी फिगर है ये. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक लेयर है. ठीक है. यहाँ पे सेकेंड लेयर है. इसे आप लोगों को 5 लेयर बना लेने हैं. थर्ड, फोर्थ एंड ये 5th लेयर है. ओके. इस प्रकार से आप लोगों को ये लेयर बनाने हैं. ठीक है बेटा. चलो आगे देखते हैं. यहाँ पे जो लास्ट वाला नीचे सबसे नीचे वाला लेयर है ये, इसमें जो है किसके फॉसिल्स मिले? इसमें इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स मिले. ओके. किसके? इनवर्टिब्रेट्स के. यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स मतलब समझता ना आप लोगों को, जिनको वर्टिबल कॉलम नहीं होता है. ऐसे उनके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे हम. स्टारफिश. इनको जो है वर्टिबल कॉलम नहीं होता है ना. सबसे पहले इनके फॉसिल्स मिले. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये थे अर्थ पे, उसके बाद इनसे डेवलप हुआ, इनसे इवॉल्व हुए. कौन हुए? पाइसेस. इनसे कौन इवॉल्व हुए? पाइसेस. कैसे समझ में आया ये? क्योंकि उसके ऊपर के लेयर में, रॉक के उसके ऊपर के लेयर में किसके फॉसिल्स मिले हमें? फिशेस के फॉसिल्स मिले. फिशेस के. है कि नहीं बेटा? ओके. उसके ऊपर के लेयर में एम्फीबिया के फॉसिल्स मिले. मतलब फ्रॉग जैसे एनिमल्स जो कि अर्थ पे भी रहते हैं, जो लैंड पे भी रहते हैं और सॉइल वाटर में भी रहते हैं. जो लैंड पे भी और वाटर में भी रहने वाले वो एम्फीबियंस होते हैं. उनके रिमेन्स, उनके फॉसिल्स मिले. ओके. फिर इसका मतलब क्या है? इनवर्टिब्रेट से ये डेवलप हुआ, इससे ये डेवलप हुआ. क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? आगे जो है रेप्टाइल्स के फॉसिल्स मिले. किसके बेटा? रेप्टाइल्स के फॉसिल्स मिले. रेप्टाइल्स का एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ मैं. स्नेक्स. है कि नहीं बेटा? स्नेक्स. यहाँ पे ये ब्लू पेन से लिखूंगी ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. ये फिशेस, यहाँ पे फिशेस है. ओके. फिशेस के फॉसिल्स मिले. है कि नहीं? उसके बाद रेप्टाइल से कौन डेवलप हुआ? रेप्टाइल से डेवलप हुए बर्ड्स, एव्स.
बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ बर्ड इज कॉल्ड एव्स। एव्स मतलब ही क्या होता है? एव्स मतलब ही होते हैं बर्ड्स। बर्ड्स के ग्रुप को ही एव्स बोलते हैं। और फिर मैमल्स भी डेवलप हुए, मैमल्स। ओके, इनके जो ये है फॉसिल्स है यहाँ पे ऊपर मिले, यहाँ पे हम सबसे ऊपर मैमल्स के लिखेंगे, उसके बाद और उसके पहले हफ्ते को लिखना है एव्स, नीचे लिखेंगे एव्स। एव्स मतलब बर्ड्स, एव्स मतलब ही क्या है? बर्ड्स। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मैमल्स। ओके, तो ये बर्ड्स का एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे बर्ड्स का एग्जाम्पल एक लिखते हैं स्पैरो, स्पैरो। ठीक है, इसको ब्लू पेन से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, स्पैरो। ओके, और जो है मैमल्स का एक इसमें रैबिट जो है हम लोग लिख देंगे रैबिट। ओके, इन दिस वे। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। अब इसमें कौन कौन से टाइम पीरियड में, ईरा मतलब टाइम पीरियड, कौन कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन सा एनिमल्स के फॉसिल्स है, ये अपने को समझ में आता है। देखो बेटा, यहाँ पे आप लोगों को टाइम पीरियड दिया गया है। ये नीचे के जो 3 है, ये जो है इट इज प्रेजेंट इन पैलोजोइक ईरा। कौन से ईरा में प्रेजेंट है ये? पैलोजोइक ईरा, पैलोजोइक ईरा। डू यू नो द मीनिंग ऑफ ईरा? ईरा मतलब क्या है? टाइम पीरियड। ईरा का मीनिंग क्या है बेटा? टाइम पीरियड। ईरा मतलब टाइम पीरियड। और पैलोजोइक मतलब बेटा, पैलोजोइक मतलब वेरी 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 ओल्ड टाइम पीरियड, वेरी 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 पुराना, पुरातन, वेरी वेरी ओल्ड। अंडरस्टैंड? इस प्रकार का। ठीक है, और ये जो है ये मेसोजोइक ईरा है। ये कौन सा है? मेसोजोइक, मेसोजोइक ईरा। ईरा मतलब अगेन क्या आता है? टाइम पीरियड। और मेसोजोइक मतलब मिडल। ईरा मतलब कौन सा है ये? टाइम। ईरा मतलब क्या है? टाइम पीरियड। और मेसोजोइक मतलब मिडल, मिडल ईरा। अंडरस्टैंड? और जो ऊपर वाला आता है सेनोजोइक ईरा। सेनोजोइक मतलब मोस्ट रिसेंट, सेनोजोइक ईरा, सेनोजोइक ईरा। ईरा मतलब अगेन टाइम पीरियड, सेनो मतलब मोस्ट रिसेंट, मोस्ट रिसेंट। अंडरस्टैंड? लेटेस्ट। इस प्रकार से क्या आप लोगों को ये समझ में आया बेटा? इन दिस वे जो है ये रिलेटिव मेथड से अपने को, इन दिस वे इस रिलेटिव मेथड से अपने को जो है फॉसिल्स का एज पता करने में हेल्प होती है। तो ये जो फिगर है इसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल। इसका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इस नाम से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल, ड्रॉ अ फिगर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल ऑफ फॉसिल। आप लोगों को नाम ही पता नहीं होगा तो कैसे आप लोग बना पाएंगे फिगर, लेवल एंड फॉसिल? ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये टॉपिक जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो पॉइंट समझ में नहीं आया है आप बैक जाके भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, और या फिर जो वीडियो का स्पीड है उसको कम करके भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर जिनको समझ में आ गया क्विक रिवीजन चाहिए वो जो स्पीड है वो हाई करके भी आप लोग देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।